नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जो अध्याय है 5। दोस्तों, ये दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। जैसे दोस्तों एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसी प्रकार राज्य मानव अधिकार आयोग का भी गठन प्रत्येक राज्य में होना अनिवार्य है। दोस्तों, तो आज अध्याय 5 में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में बताया गया है कि इस आयोग में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, इसकी धारा 21 कहती है राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन। उपधारा 1 कहती है कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसका नाम, जैसे दूसरा डैश है, यानी कि राज्य का नाम। जैसे कोई भी राज्य, जैसे हमारा इस समय वर्तमान में हमारा राज्य है उत्तराखंड, तो जैसे ये हो जाएगा नाम उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग, यानी कि यही आयोग होगा। तो यानी कि जो भी राज्य है उसका नाम पहले आ जाएगा और उसके बाद मानव अधिकार आयोग रखा जाएगा। दोस्तों, तो ये उपधारा 1 में बता दिया गया है। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, राज्य आयोग ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। अर्थात बिंदु ए कहता है एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश रहा है। बिंदु बी कहता है दोस्तों एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव है। यानी कि दोस्तों देखिए, जो भी राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन होगा उसमें एक्सपर्ट्स लोगों को ही रखा जाएगा, जिनको विधि के बारे में प्रॉपर जानकारी है, जिनको मानव अधिकार के बारे में प्रॉपर जानकारी है। अब दोस्तों उसमें बिंदु बी बताया गया दोस्तों, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव है। और दोस्तों बिंदु सी कहता है एक सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों के से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। दोस्तों धारा 3 कहती है एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और एक अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। यानी कि दोस्तों इसमें साफ बताया गया कि जो सचिव होंगे वो एक मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करेंगे, जो अध्यक्ष जी के बिहाफ पर अनेक कार्यों को करने में सक्षम होंगे। और दोस्तों इसमें उपधारा 4 कहती है राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। और दोस्तों धारा 5 कहती है कोई राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा, परंतु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप में से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है, तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा। तो यानी कि दोस्तों इस पर एक इंस्ट्रक्शंस भी रख दी गई है कि जिस विषय पर कोई पहले से ही जांच चल रही है तो उसमें माननीय जो आयोग है मानव अधिकार आयोग वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु यह और कि जम्मू कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत शब्द और अंकों के स्थान पर जम्मू कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधियां बनाने की शक्ति है, शब्द और अंक रख दिए गए हों। और दोस्तों उपधारा 6 कहती है
दो या दो से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है। दोस्तों धारा 7 कहती है, धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से भिन्न संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी। उपधारा 8 कहती है दोस्तों, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी, परंतु उस राज्य की बाबत जिसके लिए यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं। इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात की जाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें मोटे तौर पर बता दिया गया है कि उस राज्य की बाबत जिसके लिए यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात ही की जाएगी। तो दोस्तों समिति के बारे में जो आगे बताया गया है वो बताया गया है धारा 22 में। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 22 की राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में। अब दोस्तों उपधारा कहती है, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा, परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। अर्थात बिंदु ए कहता है दोस्तों मुख्यमंत्री जो इस समिति के अध्यक्ष होंगे, बिंदु बी कहता है विधानसभा का अध्यक्ष जो इस समिति के सदस्य होंगे, और दोस्तों बिंदु सी कहता है उस राज्य के गृह विभाग का भार साधक मंत्री जो कि समिति में सदस्य होंगे। बिंदु डी कहता है विधानसभा में विपक्ष का नेता जो कि उसमें सदस्य होंगे, परंतु यह और कि जहां किसी राज्य में विधान परिषद है वहां उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे, परंतु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि जो राज्य मानवाधिकार जो आयोग बनेगा उसमें जो राज्य के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनका भी एक अहम रोल इस उपधारा में बताया गया है, इस समिति में बताया गया है। और दोस्तों उपधारा 2 कहती है राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है। और दोस्तों इसमें अब हम बात करेंगे धारा 23 की। धारा 23 कहती है राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना। यानी कि दोस्तों अगर राज्य आयोग के अध्यक्ष को या जो सदस्य हैं यदि उनको हटाने की बात आती है या वो हटना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उस संबंध में बहुत ही अच्छे ढंग से धारा 23 में बताया गया है। दोस्तों इसकी उदाहरण कहती है राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग करेगा। यानी कि दोस्तों इसमें यदि अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जो है अगर वो पद त्याग करना चाहते हैं राज्य आयोग के, तो माननीय जो राज्यपाल हैं उनको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा वो बताएंगे, तभी वो त्याग पत्र दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बिंदु ए कहता है उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से
उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। तो यानी कि दोस्तों इसमें मुख्य तौर पर महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक रोल अहम हो जाता है यदि किसी अध्यक्ष को हटाना है दोस्तों। अब दोस्तों उपधारा 2 कहती है, उपधारा ए में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य, बिंदु ए कहता है, दिवालिया न्याय निर्णित किया जाता है, या बिंदु बी कहता है अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है, या बिंदु सी कहता है मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, या बिंदु सी कहता है विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, या बिंदु ई कहता है किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडाविष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेंगे। तो यानी कि दोस्तों इसके अंदर पूरे सेक्शन के अंदर और सब सेक्शन के अंदर ये बता दिया गया कि जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनकी एक अहम भूमिका है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 24 की, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। उपधारा कहती है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। उपधारा 2 कहती है दोस्तों सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों इसमें साफ तौर पर बता दिया गया है उपधारा 2 में कि व्यक्ति जब भी नियुक्त होगा तो 3 वर्षों की अवधि के लिए वो कार्यरत रहेगा और 70 वर्ष की आयु तक, यानी कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक वो इसमें अर्हता रखता है। हाँ, ये है कि अगर उसे पुनः उसको सेवाएं देनी है तो वो जो भी इलेक्शन या जो प्रक्रियाएं होंगी उसके द्वारा पुनः उन्हें जो है नियुक्त किया जा सकता है समिति की सिफारिश पर। अब दोस्तों इसमें उपधारा 3 कहती है अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। यानी दोस्तों देखिए इसके अंदर भी अध्यक्ष और सदस्यों के लिए बाउंडेशंस दे दी गई है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 25 की, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन। यानी कि दोस्तों कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें यदि अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष, अगर वो व्यस्त हैं या कोई ऐसा कारण आ गया तो ऐसे में किसी सदस्य को किस प्रकार किन प्रक्रियाओं के माध्यम से उनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया दोस्तों। उपधारा 1 कहती है अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल, देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्यपाल जी की भूमिका। राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। और दोस्तों उपधारा 2 कहती है जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल, देखिए दोस्तों इसमें भी राज्यपाल जी की अहम भूमिका दर्शाई गई है उपधारा 2 में, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख
को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 26 की। धारा 26 कहती है दोस्तों, राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। अब दोस्तों इसमें उपधारा कहती है, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। यानी दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखिए कि वेतन के संबंध में या सेवाओं के संबंध में राज्य सरकार की भूमिका इस धारा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जब अध्यक्ष या सदस्यगण जो है उसमें नियुक्त हो गए तो उसके बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि उनको कोई लाभ ना प्राप्त हो, तो नियुक्ति के उपरांत उसमें कोई संशोधन वैसा नहीं किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों धारा 27 कहती है, राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद। अब दोस्तों धारा 1 कहती है, राज्य सरकार आयोग को, देखिए राज्य सरकार की भूमिका बहुत अहम है दोस्तों धारा 27 में भी। इसका बिंदु ये कहता है, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का एक अधिकारी जो राज्य आयोग का सचिव होगा। और बिंदु बी कहता है, ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी वृंद तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षता पूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो उपलब्ध कराएगी। दोस्तों उपधारा 2 कहती है, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाए, राज्य आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे। अब देखें दोस्तों, यानी कि राज्य सरकार की कितनी अहम भूमिका बताई गई है इसमें किस संबंध में, जो भी कर्मचारी वृंद होंगे उनकी नियुक्तियों के संबंध में और भत्ते आदि के संबंध में। अब दोस्तों उपधारा 3 कहती है, उपधारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारी वृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। यानी देखो दोस्तों, राज्य सरकार की इस अगर हम सेक्शन की बात करेंगे 27 की में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 28, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट के संबंध में। अब दोस्तों उपधारा कहती है इसकी, राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। यानी कि दोस्तों देखिए इसमें माननीय जो राज्य आयोग है उसमें मुख्य तौर पर जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किए जाने के संबंध में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार से जो वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपधारा 2 की, राज्य सरकार राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो, जहां राज्य विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधानमंडल 1 सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके संबंध में जो भी इसकी वार्षिक रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में उसको प्रस्तुत करेगी, दिखाएगी, कहां पर, सदन के समक्ष और जहां विधानमंडल है उनके समक्ष। तो ये जिम्मेदारी सारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 29 की, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना। अब दोस्तों से बताया गया है धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के उपबंध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। अर्थात बिंदु ए कहता है,
आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं। बिंदु बी कहता है धारा 10 की उपधारा 3 में महासचिव शब्द के स्थान पर सचिव शब्द रखा जाएगा। बिंदु सी कहता है धारा 12 के खंड एफ का लोप किया जाएगा। और ये बिंदु डी कहता है दोस्तों धारा 17 के खंड 1 में से केंद्रीय सरकार या किसी शब्दों का लोप किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अध्याय जो 5 है उसमें अधिकतर ऐसी बातें बताई गई हैं जिसमें आयोग के जो कृत्य हैं उसके संबंध में सरकार की क्या भूमिका है, या जो वार्षिक रिपोर्ट है उसे कब किसके समक्ष प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों इसमें जो प्रक्रियाएं हैं इनके माध्यम से ये जो जितने सेक्शंस बताए गए हैं अध्याय 5 में, इसमें पूर्णतः यह बता दिया गया है कि यदि राज्य मानवाधिकार आयोग की जो तैयारी की जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी आयोग दोस्तों बिना कर्मचारियों के नहीं चल सकता, बिना अध्यक्ष अब और अन्य ऐसे जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनके बिना नहीं चल सकता। तो उनकी पूरी जानकारी अध्याय 5 में इसी प्रकार समाहित की गई है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लगातार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संबंध में जो सीरीज चला रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो हमारे बेयर एक्ट्स के माध्यम से दी गई है उसको हम देने का प्रयास कर रहे हैं यथासंभव, ताकि लोग समझ सके, अपने अधिकारों को जान सके। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एक मिशन मान के चल रहा हूं जो लीगल अवेयरनेस पर। दोस्तों लीगल अवेयरनेस जो मिशन है दोस्तों हमारा वो इसीलिए है कि जनमानस अपने अधिकारों को समझे, जाने और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। अगर उसके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई समस्याएं हैं, कोई दिक्कतें हैं तो वो मानव अधिकार के अंतर्गत उसका समाधान निकालने का प्रयास करे। और हम आशा करते हैं कि हर मानव अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकेगा। और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसमें निरंतर आपका प्रेम, आपका स्नेह हमें मिल रहा है। तो आपसे ये भी निवेदन है दोस्तों, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने जानकारों में ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी मानव अधिकार के बारे में जानकारी पहुंच सके। और हमारे वीडियो पर दोस्तों अगर आपको कोई जानकारी देनी है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर कीजिए ताकि हम इस मिशन को धीरे धीरे करके हर व्यक्ति, हर ह्यूमन तक पहुंचा सके और वो भी अपना जीवन अच्छे से जी सके। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।